नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पति चला गया, कड़वा सच है। हाथों में पत्रों का पुलिंदा पकड़े बाबूजी बरामदे के एक छोर पर बिछे तख्त पर जा बैठे। यह उनकी प्रिय जगह थी। पास ही मोंढे पर बैठी माँ बाबूजी के कुर्तों के टूटे बटन टांक रही थीं। अभी अभी धोबी कपड़े देकर गया था। मुआ हर धुलाई में बटन तोड़ लाता है, वे बुदबुदाई। फिर बाबूजी को पत्र पढ़ते देखा तो आंखें कुर्ते पर टिकाए ही पूछ लिया, बहुत चिट्ठियां आई हैं। कोई खास बात? एक चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बाबूजी का चेहरा खिल उठा। सुनती हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी, उन्हें जया बहुत पसंद है। माँ बिजली की गति से हाथ का काम तिपाई पर पटक तख्त पर आ बैठी। फिर से तो कहो। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पढ़कर सुनाओ। पल भर में पूरे घर में खबर फैल गई कि लड़के वालों ने हाँ कर दी, जया दीदी की शादी होगी। ओ जया, वहां क्यों छिपी खड़ी है? यहां आ। भाई बहनों ने जया को घेर लिया। माम बाबूजी की भरी पूरी गृहस्थी थी। 5 बेटियां, 3 बेटे। इनके अलावा उनके चचेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहनों में से कोई न कोई आता ही रहता। यहां रहकर पढ़ने के लिए 2 से 3 बच्चे हमेशा रहते। बाबूजी की पुश्तैनी जमींदारी थी, पर वे पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। अंग्रेजों के जमाने की अच्छी सरकारी नौकरी। इससे उनका समाज में रुतबा खुद ब खुद बढ़ गया था। फिर अंग्रेज चले गए, पर सरकारी नौकरी तो थी, और नौकरी की शान भी। माम बाबूजी खुले विचारों के और बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे। बड़े बेटे और 2 बेटियों का तो विवाह हो चुका था। जया की MA की परीक्षा खत्म होते ही लड़के वाले देखने आ गए। सूरज फौज में कैप्टन पद पर डॉक्टर था। ये वे दिन थे जब विवाह के लिए वर्दी वाले लड़कों की मांग सबसे ज्यादा थी। कैप्टन सूरज लंबा, स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। शादी से 2 महीने पहले ही घर में उसकी तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। मां ने दोनों ब्याही बेटियों को महीना भर पहले बुला लिया। बेटा भू तो यहां थे ही घर में रौनक बढ़ गई। 15 दिन पहले ढोलक रख दी गई। तब तक छोटी मामी, एक चाची, ताई की बड़ी बहू आ चुकी थीं। रात को खाना पीना निबटते ही महल्ले की महिलाएं आ जुटती। ढोलक की थाप, गूंजती स्वरलहरियां, घुंघरुओं की छमछम। रात 1 से 2 बजे तक गाना बजाना, हंसी ठिठोली चलती। सप्ताह भर पहले सब मेहमान आ गए। बाबूजी ने बच्चों के लीडर छोटे भाई के बेटे विशाल को बुलाकर कहा, सड़क से हवेली तक पहुंचने का रास्ता, हवेली और मंडप सजाने का जिम्मा तुम्हारा। क्रेप पेपर, चमकीला पेपर, गोंद वगैरह सब चीजें बाजार से ले आओ। बच्चों को साथ ले लो, बस काम ऐसा करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। विशाल ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। निचले तल्ले का एक कमरा वर्कशॉप बना। कोई कागज काटता, कोई गोंद लगाता, तो कोई सुतली पर चिपकाता। विवाह के 2 दिन पहले सारी हवेली झिलमिला उठी। मां, हम तो वरमाला कराएंगे। दोनों बड़ी बेटियों ने मां को घेर लिया। बेटी, यह कोई नया रिवाज है क्या? हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। तुम दोनों के वक्त कहां हुआ था? अब तो सब बड़े घरों में इसका चलन हो गया है। इसमें बुराई क्या है? रौनक बढ़ जाती है। हम तो कराएंगे, बड़ी बेटी ने कहा। फिर मां ने बेटियों की बात मान ली तो जयमाला की रस्म हुई, जिसे सबने खूब एंजॉय किया। सूरज की पोस्टिंग पुणे में थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह जया को लेकर पुणे आ गया। स्टेशन पर सूरज का एक दोस्त जीप लेकर हाजिर था। ऑफिसर्स कॉलोनी के गेट के अंदर एक सिपाही ने जीप को रोकने का इशारा किया। रुकने पर उसने सैल्यूट करके सूरज से कहा, सर, साहब ने आपको याद किया है।
घर जाने से पहले उनसे मिल लें। सूरज ने सवालिया नजर से दोस्त की तरफ देखा और बोला, जया, तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं इन्हें घर ले जाता हूं। सूरज चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जीप सूरज के घर के सामने रुकी। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। चलो, मैं ताला खोलता हूं। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दोस्त ने घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो 25 से 26 साल की एक स्मार्ट महिला गोद में कुछ महीने के एक बच्चे को लिए खड़ी दिखी। कहिए, किससे मिलना है? दोस्त हैरान, जया भी परेशान। आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? दोस्त की आवाज में उलझन थी। कमाल है, स्त्री ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं अपने घर में हूं। बाहर से आप आए और सवाल मुझसे कर रहे हैं? पर यह तो कैप्टन सूरज का घर है। बिल्कुल ठीक, यह सूरज का ही घर है। मैं उनकी पत्नी हूं और यह हमारा बेटा। पर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त ने जया की तरफ देखा। लगा वह बेहोश होकर गिरने वाली है। उसने लपक कर जया को संभाला। भाभी, संभालिए खुद को। फिर उस महिला से कहा, मैडम, कहीं कोई गलतफहमी है? सूरज तो शादी करके अभी लौटा है। ये उसकी पत्नी। दोस्त की बात खत्म होने से पहले ही वह चिल्ला उठी, सूरज अपनी आदत से बाज नहीं आया। फिर एक और शादी कर डाली। मैं कब तक सहूं? तंग आ गई हूं उसकी इस आदत से। जया को लगा धरती घूम रही है, दिल बैठा जा रहा है। यह सूरज की पत्नी और उसका बच्चा, फिर मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा। यहां कैसे रहूंगी? बाबूजी को फोन करूं? वह सोच में पड़ गई। तभी एक जीप वहां आकर रुकी। सूरज कूदकर बाहर आया। दोस्त और जया को बाहर खड़ा देख वह हैरान हुआ। तुम दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? तभी उसकी नजर जया पर पड़ी। चेहरा एकदम सफेद, जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। वह लपक कर जया के पास पहुंचा। जया दोस्त का सहारा लिए 2 कदम पीछे हट गई। जया, इसी समय उसकी नजर घर के दरवाजे पर खड़ी महिला पर पड़ी। वह उछलकर दरवाजे पर जा पहुंचा। आप यहां क्या कर रही हैं? ओनो, आपने अपना वार जया पर भी चला दिया। औरत खिलखिला उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग सूरज के ड्राइंग रूम में बैठे हंस कर बातें कर रहे थे। वही महिला चाय व नाश्ता लेकर आई। क्यों जया, अब तो नाराज नहीं हो? सॉरी, बहुत धक्का लगा होगा। इस फौजी कॉलोनी में यह एक रिवाज सा बन गया था। किसी भी अफसर की शादी हो, लोग नई बहू की रैगिंग जरूर करते थे। सूरज की पत्नी बनी सरला दीक्षित और रीना प्रकाश ऐसे कामों में माहिर थीं। कहीं पहली पत्नी बन तो किसी को नए पति के उल्टे सीधे कारनामे सुना ऐसी रैगिंग करती थीं कि नई बहू सारी उम्र नहीं भूल पाती थी। इसका एक फायदा यह होता था कि नई बहू के मन में नई जगह की झिझक खत्म हो जाती थी। जया जल्द ही यहाँ की जिंदगी की अभ्यस्त हो गई। शनिवार की शाम क्लब जाना, रविवार को किसी के घर गेट टुगेदर। सूरज ने जया को अंग्रेजी धुनों पर नृत्य करना भी सिखा दिया। सूरज और जया की जोड़ी जब डांस फ्लोर पर उतरती तो लोग देखते रह जाते। 5 से 6 महीने बीतते बीतते जया वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों की सर्वेसर्वा बन गई। घरों में जया का उदाहरण दिया जाने लगा। खुशहाल थी जया की जिंदगी। बेहद प्यार करने वाला पति, एक्टिव रहने के लिए असीमित अवसर। बड़े अफसरों की वह लाडली बेटी बन गई। कभी कभी उसे वह पहला दिन याद आता। सरला दीक्षित ने कमाल का अभिनय किया था। उसकी तो जान ही निकल गई थी। 2 साल बाद नन्हे उदय का जन्म हुआ तो उसकी खुशियां दोगुनी हो गई। उदय एकदम सूरज का प्रतिरूप। मातृत्व की संतुष्टि ने जया की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। सूरज कभी कभी मजाक करता,
मेम साहब, क्लब के काम, घर के काम और उदय के अलावा एक बंदा यह भी है जो घर में रहता है। कुछ हमारा भी ध्यान। जया कह उठती, बताओ तो तुम्हारी अनदेखी कब की? सूरज, बाकी सब बाद में। मेरे दिल में पहला स्थान तो सिर्फ तुम्हारा है। सूरज उसे बाहों में भींच कह उठता, क्या मैं यह जानता नहीं? उदय 4 साल का होने को आया। सूरज अक्सर कहने लगा, घर में तुम्हारे जैसी गुड़िया आनी चाहिए। अब तो एक दिन घर में घुसते ही सूरज चहका, भेलपूरी, फिर सूंघते हुए किचन में चला आया। जल्दी से चखा दो भेलपूरी। सूरज की बहुत बड़ी कमजोरी थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात भेलपूरी खाने को वह हमेशा तैयार रहता। सूरज की आतुरता देख जया हंस दी। डॉक्टर हो, औरों को तो कहते हो बाहर से आए हो, पहले हाथ मुंह धो लो फिर कुछ खाना, और खुद गंदे हाथ चले आए। सूरज ने जया के सामने जाकर मुंह खोल दिया। तुम्हारे हाथ तो साफ हैं। तुम खिला दो, तुम बच्चों से बढ़कर हो। हंसती जया ने चम्मच भर भेलपूरी उसके मुंह में डाल दी। कमाल की बनी है। मेज पर लगाओ। मैं हाथ मुंह धोकर अभी हाजिर हुआ। एक प्लेट से मेरा क्या होगा? और दो भई। मेज पर आते ही सूरज ने एक प्लेट फटाफट चट कर ली। तभी फोन की घंटी टंटना उठी। फोन सुन सूरज गंभीर हो गया। मुझे अभी जाना होगा। हमारा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारे कुछ अफसर, कुछ जवान घायल हैं। जया भेलपूरी की एक और प्लेट ले आई और सूरज की प्लेट में डालने लगी। तो जानू, अब तो आकर ही खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना, कह सूरज बाहर जीप में जा बैठा। ट्रक दुर्घटना जया की जिंदगी की भयंकर दुर्घटना बन गई। फुल स्पीड से जीप भगाता सूरज एक मोड़ के दूसरी तरफ से आते ट्रक को नहीं देख सका। हेड ऑन भिड़ंत जीप के परखचे उड़ गए। जीप में सवार चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जया की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वह 3 दिन बेहोश रही। घर मेहमानों से भर गया, पर चारों ओर मरघट सा सन्नाटा। घर ही क्यों, पूरी कॉलोनी स्तब्ध। जया की ससुराल, मायके से लोग आए। उन्होंने जया से अपने साथ चलने की बात भी कही, लेकिन उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। सास-ससुर कुछ दिन ठहर चले गए। जया एकदम गुमसुम हो गई, बुत बन गई। बेटे उदय की बातों तक का जवाब नहीं। वह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि सूरज चला गया है, उसे अकेला छोड़। जीप की आवाज सुनते ही आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती। इंसान चला जाता है पर पीछे कितने काम छोड़ जाता है। मृत्यु भी अपना हिसाब मांगती है। डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, बीमे का काम, दफ्तर के काम। जया ने सब कुछ ससुर पर छोड़ दिया। दफ्तर वालों ने पूरी मदद की। आनन फानन सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गईं। इस वक्त 2 बातें एक साथ हुई जिन्होंने जया को झंझोड़कर चैतन्य कर दिया। सूरज के बीमे के 5 लाख का चेक जया के नाम से आया। जया ने अनमने भाव से दस्तखत कर ससुर को जमा कराने के लिए दे दिया। एक दिन उसने धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, बेटे को पाल पोस कर हमने बड़ा किया, ये 5 लाख बहू के कैसे हुए? सास का स्वर था। सरकारी नियम है, शादी के बाद हकदार पत्नी हो जाती है, सास ने कहा। बेटे की पत्नी हमारी बहू है, हम जैसा चाहेंगे उसे वैसा करना होगा। जया हमारे साथ जाएगी, वहां देख लेंगे। जया की सांस थम गई। एक झटके में उसकी आंख खुल गई। ऐसी मन स्थिति में उसने उदय को अपने दोस्त से कहते सुना, सब कहते हैं पापा मर गए, कभी नहीं आएंगे। मुझसे तो मेरी मम्मी भी छिन गई। मुझसे बोलती नहीं, खेलती नहीं, प्यार भी नहीं करती। दादी जी कह रही थी हमें अपने साथ ले जाएंगी, तब तो तू भी मुझसे छिन जाएगा। पाषाण बनी जया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे क्या हो गया था? अपने उदय के प्रति इतनी बेपरवाह कैसे हो गई?
4 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। उसके पापा चले गए तो मुझे लगा मेरा दुख सबसे बड़ा है। मैं बच्चे को भूल गई। यह तो मुरझा जाएगा। उसी दिन एक बात और हुई। शाम को मेजर देशपांडे की मां जया से मिलने आई। वे जया को बेटी समान मानती थीं। वे जया के कमरे में ही आकर बैठीं। फिर इधर उधर की बातों के बाद बोली, खबर है कि तुम सास-ससुर के साथ जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं होती पर तुमसे सगी बेटी सा स्नेह हो गया है। इसलिए कहती हूं वहां जाकर तुम और उदय क्या खुश रह सकोगे। सोचकर देखो तुम्हारी जिंदगी की शक्ल क्या होगी। तुम खुलकर जी पाओगी। बच्चा भी मुरझा जाएगा। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, पति चला गया, यह कड़वा सच है। पर क्या तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि अपनी व बच्चे की जिंदगी संभाल सको। अभी पैसा तुम्हारा है, कल भी तुम्हारे पास रहेगा, यह भरोसा मत रखना। पैसा है तो कुछ काम भी शुरू कर सकती हो, काम करो, जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। जया ने सोचा, दुख जीवन भर का है, उससे हार मान लेना कायरता है। सूरज ने हमेशा अपने फैसले खुद करने का मंत्र मुझे दिया। मुझे उदय की जिंदगी बनानी है। आज के बाद अपने फैसले मैं खुद करूंगी। 4 साल बीत गए। जया खुश है। उस दिन उसने हिम्मत से काम लिया। जया का नया आत्मविश्वासी रूप देख सास-ससुर दोनों हैरान थे। उनकी मिन्नत समझाना, उग्र रूप दिखाना सब बेकार गया। जया ने दो टूक फैसला सुना दिया कि वह यहीं रहेगी। सास-ससुर खूब भला बुरा कह वहां से चले गए। जया ने वहीं आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसे घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। जड़ों से उखड़ना न पड़े तो जीना आसान हो जाता है। अपने ही घर में रहते, अपने परिचित दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते उदय पुराने चंचल रूप में लौट आया। मेजर शांतनु देशपांडे ने उसे सूरज की कमी महसूस नहीं होने दी। स्कूल का होमवर्क, तैरना सिखाना, क्रिकेट के दांवपेच शांतनु ने सब संभाला। उदय खिलने लगा। उदय को खुश देख जया के होठों की हंसी भी लौटने लगी। शाम का समय था। उदय खेलने चला गया था। जया बैठी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में कब कहां क्या हो जाए, उसे क्या पहले जाना जा सकता है। मैं सूरज के बगैर जी पाऊंगी, सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जी तो रही हूं। छोटे उदय को मैंने चलना सिखाया था। अब लगता है उसने मुझे चलना सिखाया। देशपांडे ने सच कहा था, जीवन को नष्ट करने का अधिकार मानव को नहीं है, इसे संभाल कर रखने में ही समझदारी है। शुरू के दिनों को याद करके जया आज भी सिहर उठी। वैधव्य का बोझ, कुछ करने का मन ही नहीं होता था, पर काम तो सभी करने थे। घर चलाना, उदय का स्कूल, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां, कभी उदय बीमार तो कभी कोई और परेशानी आई और शांतनु का सहारा न होता तो बहुत मुश्किल होती। शांतनु का नाम याद आते ही मन में सवाल उठा, पता नहीं उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है प्रेम में चोट खाई हो। आई से पूछूंगी। जया उठकर अपने कमरे में चली आई, पर उसका सोचना बंद नहीं हुआ। मैं शांतनु पर कितनी निर्भर हो गई हूं, अनायास ही, बिना सोचे समझे। वे भी आगे बढ़ सब संभाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में हल्की सी मुलायमियत महसूस करने लगी हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। उदय का तो कोई काम अंकल के बिना पूरा नहीं होता। क्यों कर रहे हैं वे इतना सब। शाम को जया बगीचे में पानी दे रही थी। उदय साथ साथ सूखे पत्ते, सूखी घास निकालता जाता। अचानक वह जया की ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है। मेरे सिर पर क्या सींग उग आए हैं।
उदय उत्तेजित सा उठकर खड़ा हो गया। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। जया स्तब्ध रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही उदय कह उठा, अब मैं शांतनु अंकल को अंकल नहीं पापा कहूंगा। और फिर वह घर के भीतर चला गया। उस रात जया सो नहीं पाई। उदय के मन में आम बच्चों की तरह पापा की कमी कितनी खटक रही है, क्या वह जानती नहीं? जब सूरज को खोया था उदय छोटा था, तो भी जो छवि उसके नन्हे से दिल पर अंकित थी, वह प्यार करने, हर बात का ध्यान रखने वाले पुरुष की थी। उसकी बढ़ती उम्र की हर जरूरत का ध्यान शांतनु रख रहे थे। उनकी भी वैसी ही छवि उदय के मन में घर करती जा रही थी। आई और शांतनु भी यही चाहते हैं। इशारों में अपनी बात कई बार कह चुके हैं। वही कोई फैसला करने से बचती रही है। क्या करूं? नई जिंदगी शुरू करना गलत तो नहीं। शांतनु एक अच्छे व सुलझे इंसान हैं। उदय को बेहद चाहते हैं। आई और शांतनु दोनों मेरा अतीत जानते हैं। शादी के बाद जब यहां आई थी, तब से जानते हैं। अभी दोनों परिवार बिखरे अधूरे अधूरे से हैं। मिल जाएं तो पूर्ण हो जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन आई ने जया व उदय को खाने पर बुलाया। उदय जल्दी मचाकर शाम को ही जया को ले वहां पहुंच गया। जया ने सोचा, जल्दी पहुंच, मैं आई का हाथ बंटा दूंगी। आई सब काम पहले से ही निपटा चुकी थीं। दोनों महिलाएं बाहर बरामदे में आ बैठीं। सामने लॉन में उदय व शांतनु बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल खत्म हुआ तो उदय भागता बरामदे में चला आया और आते ही बोला, मैं अंकल को पापा कह सकता हूं। बोलो न मम्मी प्लीज। जया शर्म से पानी पानी उठकर एकदम घर के भीतर चली आई। पीछे पीछे आई भी आ गई। जया को अपने कमरे में ला बैठाया। बिटिया, जो बात हम मां बेटा न कह सके, उदय ने कह दी। शांतनु तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। उदय को भी पिता की जरूरत है और मुझे भी तो बहू चाहिए। आई ने जया के दोनों हाथ पकड़ लिए। मना मत करना। जया के सामने नया संसार बाहें पसारे खड़ा था। उसने लजाकर सिर झुका लिया। आई को जवाब मिल गया। उन्होंने अलमारी खोल सुनहरी साड़ी निकाल जया को ओढ़ा दी और डब्बे में से कंगन निकाल पहना दिए। जया मोम की गुड़िया सी बैठी थी। उसी समय उदय अंदर आया। वहां का नजारा देख वह चकित रह गया। आई ने कहा, कौन? उदय है न? जा तो बेटा अपने पापा को बुला ला। पापा, खुशी से चिल्लाता उदय बाहर भागा। जया की आंखें लाज से उठ नहीं रही थीं। आई ने शांतनु से कहा, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है। ले बहू को अंगूठी पहना दे। शांतनु पलक झपकते सब समझ गया। यही तो वह चाह रहा था। मां से अंगूठी ले उसने जया की कापती उंगली में पहना दी। पापा, अब आप मेरे पापा हैं। मैं आपको पापा कहूंगा, कहता उदय लपककर शांतनु के सीने से जा लगा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।